वैसे एक बात बताइए, आपने वो गाना सुना है, ओ गुड़ ना लो इश्क मिठा होए होए, ओ गुड़ ना लो, एवरग्रीन गाना है ना, एवरग्रीन गाना ना। ये मैंने गाना गुनगुनाया क्यों, ये पूछिए अब बताइए। जब भी कोई शादी होंदी ना, ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ पंजाब च, ਤਾਂ मैं यही गाने ਤੇ नचती ਹੁੰਦੀ ਸੀ। न्यूज जुड़ी है बैंड बाजा और बारात से। देखिए, शादियों का सीजन चल रहा है और इस सीजन में शादियों की पुरानी रंगत और रौनक वापस लौट आई है। दिल्ली समेत पूरे देश में इस सीजन में लाखों शादियां होने वाली हैं और रेखा बताएंगी कहां कहां होने वाली हैं। क्यों रेखा? बिल्कुल, और लाखों शादियां हो रही हैं और वो इस वजह से हो रही हैं क्योंकि कोरोना की रफ्तार इस वक्त काफ़ी सुस्त हो गई है, तो लोग अब एक्टिव मोड में आ गए हैं। पाबंदियां कम हो चुकी हैं, भरपूर संख्या में मेहमान भी अब शादियों की शोभा बढ़ा रहे हैं और शादियों की संख्या लाखों में पहुंच रही है तो कारोबार अरबों में जाएगा। कुल मिलाकर शादी सीजन में खूब बल्ले बल्ले हो रही है। बैंड बाजा धूम धड़ाका, फिर वही शहनाई की गूंज, फिर वही रौनक। इस समय देश में शादियों का सीजन चल रहा है। हिंदुस्तानी शादियां जिस आन बान और शान के लिए मशहूर हैं, शादियों का वही रंग इस सीजन में फिर से दिखाई दे रहा है। कोरोना के चलते भले ही शादी के पिछले सीजन फीके रहे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, पुरानी चमक लौट रही है। इस सीजन में कई सितारे भी शादी के पवित्र बंधन में बंधे हैं। पिछले दिनों फिल्म एक्टर राजकुमार राव और पत्रलेखा की शादी खूब चर्चा में रही। शादी की तस्वीरें मीडिया और सोशल मीडिया पर छाई रहीं। अब राजकुमार राव ने शादी का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में स्टार कपल साथ बिताए 11 सालों को जन्म जन्म का साथ बता रहा है। And not only this lifetime, I'm sure it's been many lifetimes. पहली बार ही किस दिल में दिल लगी, धड़कन भी तुमसे जुड़ी। Honestly, it's been 10-11 years, but it still feels like that we just started dating. We just love each other's company so much. We thought, then let's just do it. Let's just be husband and wife. शादियों की पुरानी रंगत लौटी है तो इस बार गेस्ट लिस्ट भी लंबी हो गई है। अनुमान है कि नवंबर से दिसंबर के बीच पूरे सीजन में हर 10 में से 6 लोग शादियों की शोभा बढ़ाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना की सुस्त रफ्तार के चलते गेस्ट लिस्ट पर लगी पाबंदियों का दायरा कम कर दिया गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस शादी सीजन में दिल्ली एनसीआर में वेन्यू बुकिंग प्री कोविड स्तर तक पहुंच चुकी है। नवंबर से दिसंबर के दौरान होने वाली शादियों के आंकड़े खुद पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। इस शादी सीजन में पूरे देश में 25 लाख शादियां होनी हैं। केवल दिल्ली में नवंबर दिसंबर के बीच 1.5 लाख शादियां हैं। शादी सीजन में 3 लाख करोड़ के कारोबार की उम्मीद है। जब इतनी संख्या में शादियां हो रही हैं, तो शादी से जुड़े कारोबार की चमक भी लौट रही है। बाजारों में आई रौनक से कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं और उम्मीद है कि ये चेहरे पूरे शादी सीजन खिले रहेंगे। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का एक मोटा अनुमान ये है कि इस एक महीने के दरमियान देश में लगभग 25 लाख शादियां होंगी और जिन शादियों में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खरीदारी की वजह से धन का प्रवाह भारत के बाजारों में आएगा। बीते सीजन में शादियों पर कोरोना का ग्रहण लग गया था। शादियां हुई भी तो प्रतिबंधों की वजह से बहुत छोटे स्तर पर, जिससे कारोबार भी काफी मंदा रहा। लेकिन इस सीजन में केवल दिल्ली में ही 50,000 करोड़ का कारोबार होने की उम्मीद है। देश भर के व्यापारी, खासतौर पर टेक्सटाइल के व्यापारी, साड़ी के व्यापारी, ज्वेलरी के व्यापारी, घड़ियों के व्यापारी या गिफ्ट आइटम्स देने वाले व्यापारी या शादी में सामान होने वाले जितने भी अन्य प्रकार के जितने भी उत्पाद हैं, उन सबके व्यापारी बहुत उत्साह में हैं। बैंकेट हॉल्स की बुकिंग हो या फिर कैटरर्स, इस बार किसी को काम की कमी नहीं। सबके चेहरे खिले हुए हैं, सब व्यस्त हैं। शादियों को लेकर भरपूर खरीदारी हो रही है। गहनों का मार्केट हो या कपड़ों का बाजार, सब गुलजार हैं। जिनके घर में शादियां हैं वो और शादियों के कारोबार से जुड़े लोग सब ये दुआ कर रहे हैं कि ये खुशियां ऐसे ही कायम रहें। दिल्ली से श्रुतिका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो वैसे आज हमने कार्यक्रम की शुरुआत शादी वाली खबर से की है, तो आपको एक और शादी वाली खबर दिखा भी देते हैं क्योंकि राजकोट से ये खबर आई है जहां पर या कहें कि जिस खबर को देखकर आपके चेहरे पर जरूर मुस्कान आएगी और प्यारी सी मुस्कान आएगी। दुल्हन लिबास में सज धज कर एक लड़की परीक्षा देने पहुंची है ना अदिति? हाँ, और दुल्हन को परीक्षा दिलाने खुद उसका होने वाला पति पहुंचा।
इस नए नवेले जोड़े ने पहले शादी से ज्यादा शिक्षा को महत्व देकर समाज के लिए एक मिसाल पेश की है। हाथों में मेहंदी रचाकर, दुल्हन का संपूर्ण श्रृंगार सजाकर, सुर्ख लाल रंग के जोड़े में परीक्षा हॉल में बैठी शिवांगी ने एक मिसाल पेश की है। अपने जीवन साथी के साथ 7 फेरे लेकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पहले शिवांगी ने हाथों में परीक्षा का प्रवेश पत्र थामा। राजकोट की रहने वाली शिवांगी जब शादी के जोड़े में परीक्षा देने पहुंची तो हर कोई उन्हें देखता ही रह गया। शिवांगी गुजरात की सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ सोशल वर्क कर रही हैं और अपनी शादी वाले दिन ही 5वें सेमेस्टर की परीक्षा दी है। शिवांगी ने बताया कि जब उनकी शादी की तारीख तय हुई थी तो उस समय परीक्षा की तारीख का ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन उन्होंने शादी का मुहूर्त थोड़ा लेट किया जिससे वो परीक्षा दे सकें। जब मुझे पहली बार पता चला कि मेरी शादी तो पहले से फिक्स हो ही चुकी थी, पर एग्ज़ाम की दिन बाद में आई, फिर मुझे लगा कि मैं क्या करूं। फिर परिवार ने सपोर्ट किया कि नहीं चलो दोनों साथ में करना ही है। तब मैं तो एक बार सोचा कि भाई दोनों कैसे होगा। फिर मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया, मम्मी पापा ने, सासू ने, सब ने सपोर्ट किया, इसलिए मैं आज एग्ज़ाम भी दे चुकी और शादी भी है अभी। शिवांगी को अपने सपने पूरे करने में पति का भी साथ मिला। शादी के जोड़े में सज धज कर पति पार्थ भी अपनी दुल्हनिया को परीक्षा दिलाने पहुंचे और पूरी परीक्षा के दौरान एग्जामिनेशन हॉल के बाहर इंतजार किया। पार्थ का कहना है कि शादी से ज्यादा हमने शिक्षा को महत्व दिया। जब हमें पता चला कि शादी और शिवांगी की परीक्षा की तारीख एक ही दिन है तो पहले हमने सोचा कि शादी कैंसिल कर दी जाए। बाद में सभी को विचार आया कि शादी के दिन ही शिवांगी को परीक्षा दिलवाई जाए, भले ही शादी के मुहूर्त को थोड़ा लेट करना पड़े। इसीलिए हमने क्या किया, एग्ज़ाम को और एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी में रखा, शादी बाद में रखा। क्योंकि क्या है कि ये एक एजुकेशन का मामला है। लोग क्या करते हैं कि लड़कियों को मेनली कम पढ़ाते हैं और उसको बोलते कि यार चल जाएगा, ठीक है मत पढ़ो, ऐसा वैसा। लेकिन ये एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि देखो कैसा कोई भी सिचुएशन हो, करियर को टॉप प्रायोरिटी में रखो, एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी में रखो। परीक्षा संपन्न हो जाने के बाद ये जोड़ा शादी के मंडप में पहुंचा, जहां पूरे विधि विधान के साथ पंडित जी ने इनकी शादी को संपन्न कराया। शादी से ज्यादा शिवांगी बख्तरिया और उनके परिवार ने शिक्षा को महत्व देकर समाज को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया है। खुद शिवांगी के लिए पढ़ाई शादी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो पढ़ाई खत्म करने के बाद समाज सेवा करना चाहती हैं। तेजस शिशांगिया, राजकोट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं ना, आगाज अगर अच्छा हो तो अंजाम कैसा होगा। ये जरा ये साथी बताएंगी मेरी। अच्छा, कैसी लगी है स्टोरी? ये स्टोरी बहुत अच्छी है। शिवांगी नाम की ये दुल्हन थी। आपको पता है कि शिवांगी भी 2 दिन पहले शादी पे होके आई है। शादियों का सीजन चल रहा है। ये तो डेस्टिनेशन वेडिंग पे गई थी। मैं ऋषिकेश गई थी और इसलिए ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए, शादी एक अलग चीज होती है, पर मेरे को यहाँ पर एम्पावरमेंट दिख रहा है कि पति इतना सपोर्टिव है कि लेकर गया है एग्जाम दिलाने। तो मुझे उम्मीद है कि शिवांगी के पति फ्यूचर में अगर वो कोई डिमांड करती है उसको भी पूरा करेंगे। चलिए, शादी की बात कर रहे हैं, सीजन चल रहा है शादियों का, तो बिहार के बेगूसराय लेकर चलती हूँ। यहाँ भी लड़कियों एक गजब किस्म की शादी हुई है। एक शादी और एक दुल्हन का प्रेम काफी सुर्खियों में है। ये कहानी है विदेशी दुल्हनिया और देसी दूल्हे की। लड़की पेरिस की है और वो बेगूसराय के लड़के को अपना दिल दे बैठी। आए हाय हाय शिवांगी। बिल्कुल, और अपनी प्रेम कहानी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो पहुंची है। खबर दिखाना जरूरी है, फिर हम इस पर और चर्चा करेंगे। और लड़की ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार भारत आ गया। उन्हें भारतीय संस्कृति इतनी पसंद है कि हिंदुस्तानी रीति रिवाज से बेगूसराय के गांव में ही उन्होंने शादी की। अब देर किस बात की है, जरा आप भी इस शादी में शरीक हो जाइए। पहले मैं एक लाइन बोलूंगी। दिल वाली दूल्हा ले गई। मोहब्बत न जाति देखती है, न धर्म, न अमीरी देखती है, न गरीबी, और न ही सरहद की दीवार इसके आड़े आती है। इसकी सबसे ताजा तरीन मिसाल है ये शादी। दुल्हा बिहार के बेगूसराय का है और दुल्हन फ्रांस की राजधानी पेरिस की। लेकिन मोहब्बत का जुनून ऐसा सवार हुआ कि पेरिस की लड़की 7 समंदर पार कर अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने बेगूसराय आ गई।
21 नवंबर की रात बेगूसराय के कठरिया गांव में पूरे रीति रिवाज के साथ धूमधाम से दोनों का विवाह हुआ। शादी हुआ, हम लोग तो बहुत खुश हैं और लड़की का माँ बाप सब भाई बहन सब था इस शादी में जी। अपना कठरिया का साथ समाज हो या कोई भी जात या प्रजात जो भी है, सब देख करके खुशी है। आपके दिमाग में कई सारे सवाल उमड़ रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ। तो चलिए आपको सुनाते हैं इस न्यूली मैरिड कपल की प्रेम कहानी। इस कहानी की शुरुआत हुई 6 साल पहले, जब बेगूसराय के रहने वाले राकेश कुमार कोलकाता में टूरिस्ट गाइड के तौर पर काम करते थे। इसी दौरान भारत घूमने आई पेरिस की रहने वाली मैरी लॉर हेरल की राकेश कुमार से कोलकाता में मुलाकात हुई। घूमने घुमाने के दौरान मैरी राकेश के प्यार में पड़ गई। कुछ दिनों के बाद मैरी पेरिस लौट गई, लेकिन सरहद की दूरी के बावजूद दोनों के बीच नजदीकी बढ़ती गई। करीब 3 साल पहले राकेश भी पेरिस चला गया। वहाँ मैरी के साथ मिलकर राकेश पार्टनरशिप में कपड़ा का व्यवसाय करने लगा। इस दौरान दोनों का प्यार और गहरा होता गया और फिर दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। मैरी के घर वालों ने भी दोनों की शादी को रजामंदी दे दी। मैरी को भारतीय सभ्यता और संस्कृति इतना ज्यादा पसंद था कि उसने राकेश के गांव में शादी करने का प्लान बनाया। रविवार की रात भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दोनों की शादी धूमधाम से संपन्न हुई। सौरभ कुमार, बेगूसराय, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं झारखंड, जहां पर विलुप्त हो रही ट्राइबल ज्वेलरी आर्ट को बचाने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है। और इसी मुहिम का जो मकसद है वो है ट्राइबल आर्ट को संरक्षित करना, जिसके साथ साथ आदिवासी महिलाओं को रोजगार भी यहां पर देना इनका एक मकसद है। क्यों अदिति? जी हाँ, ट्राइबल ज्वेलरी की मार्केटिंग के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। मकसद सिर्फ इतना है कि इस लोकल कला को ग्लोबल कैनवस पर ले जाया जा सके। एक से बढ़कर एक गहने, खूबसूरती और डिजाइन में किसी से कम नहीं। ये हाथों का वो हुनर है जो झारखंड की आदिवासी महिलाओं की तकदीर बदल सकता है। ये गहने आदिवासी महिलाओं ने बनाए हैं। एक समय था जब इनका खूब चलन था, लेकिन धीरे धीरे लोगों तक इनकी पहुंच घटती गई। लेकिन अब ऐसा ना हो, इसकी चमक बरकरार रहे, इसके लिए झारखंड सरकार आगे आई है। स्टेट लाइवलीहुड मिशन के तहत इन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। ये ज्वेलरी जो है ये आदिवासी महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है और अदीवा ब्रांड से अब सरकार ने यानी जेएस झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने ये फैसला किया है कि इसकी मार्केटिंग जो है अदीवा ब्रांड के तहत वो करेगी। और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं महिलाओं का, जो ट्राइबल महिलाएं जो इसमें स्किल्ड हैं, उनको और ट्रेन किया गया है। उनके आर्ट को, उनके हुनर को शार्पन किया गया है। ये गहने आदिवासी परंपरा की पहचान से जुड़े हैं, इसलिए इनका ब्रांड नेम अदीवा रखा गया है। ये कला पुरानी बेशक है पर फैशनेबल है। महिलाओं को ये जेवर पसंद भी खूब आ रहे हैं। तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। आदिवासी लोगों की है और ये इसको पहनते थे और अब बनाते हैं। एंड ये मतलब सारी जो भी ज्वेलरी है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ट्रेंडिंग है एंड बहुत फैशनेबल है। सरकार अब इस कला को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है। कदरदानों तक इनकी पहुंच बढ़ाने के लिए लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने के लिए ऑनलाइन बिक्री भी की जा रही है। किसी को लेना है तो वो संपर्क करें। यहाँ प्लस अगर डालें ना प्लस ऐप तो तुरंत खुलेगा। अच्छा। और उसमें दिखलाया जाएगा और हमारे जो यहाँ के सर हैं, यहाँ के जो सदस्य हैं, वो जा करके हम हाथों हाथ आपको देंगे। ये गहने सोने चांदी के बेशक नहीं हैं, इनमें हीरे जवाहरात भी नहीं लगे हैं, लेकिन ये अनमोल हैं क्योंकि इनमें कला की सदियों पुरानी परंपरा जिंदा है। इनकी बिक्री से इस कला को नई पहचान मिल रही है, साथ ही आदिवासी महिलाओं को आमदनी का नया जरिया भी मिला है। सत्यजीत कुमार, रांची, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको ट्रेड फेयर लिए चलते हैं। आज इतने साड़ी नवजोत ने धमाला पाई हुई हैं किन्ने दिनों तो देखिए यहाँ पर ना कला और हस्तशिल्प की एक से बढ़कर एक तस्वीरें दिख रही हैं। इन चीज़ों को देखकर आई हैं
हमारी नवजोत। बाकी की डिटेल नवजोत खुद बताएंगी। ये तो फिलहाल जो स्टोरी हम आपको दिखाएंगे वो बरेली की है, क्योंकि वहाँ का जरदोजी वर्क बहुत फेमस है और किस तरीके से लाइव वहाँ पर कारीगर आपको आप जो चीज़ चाहें बनवाना उनसे बनवा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी, क्योंकि अभी जो स्टोरी आपने देखी ट्राइबल ज्वेलरी की, वो भी इस वक्त ट्रेड फेयर में आपको मिल जाएगी। मतलब दिल्ली या एनसीआर के लोग जो फिलहाल रांची नहीं जा सकते हैं, ऑनलाइन तक का इंतजार करेंगे, तो आप ट्रेड फेयर जाकर वो ज्वेलरी ले सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात देखिए, दोनों ही खबरें, चाहे वो झारखंड की ज्वेलरी की बात हो या फिर जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें बरेली का जरदोजी वर्क है, आत्मनिर्भर भारत की छवि यहां पर नजर आ रही है। आपको उत्तर प्रदेश पवेलियन में जब आप आएंगे तो आपको बरेली में जरदोजी कला कहें इसको जी, जरी जरदोजी वाली कला यहाँ पर आपको दिख जाएगी, जहाँ पर साहब बना के भी दिखाते। कितना वक्त लग जाता है हाईलाइटिंग वगैरह में? 8 घंटे लग जाते हैं कम से कम एक पीस बनाने में। चलिए, लेकिन इस बार उम्मीदें कितनी हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, आपका नाम? वंदना मैम। वंदना जी, क्या कुछ नया लेकर आए हैं, क्योंकि आपका स्टॉल तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू सो मच। एक्चुअली नया हमने पूरा होम डेकोर का रेंज कवर करने की कोशिश करी है, क्योंकि होता क्या है कि जनरली बरेली या जरी को लोग लहंगा, साड़ी, सूट से ज़्यादा आइडेंटिफाई करते थे। तो उसको हम लोग होम डेकोर पे लेकर आए हैं और कोशिश ये कि सोफ़ा कवर, जो कुशन कवर्स होते हैं, टेबल मैट्स होते हैं, कोस्टर्स हैं, तो सिर्फ कपड़ों तक लिमिटेड ना रख के उसको होम डेकोर तक लाने की कोशिश है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स अभी चल रहे हैं और आगे आएंगे। स्टिचेस में बहुत आ जाता है, क्योंकि उसके जो एम्बेलिशमेंट्स होते हैं उसमें अंतर होता है। जैसे इसमें टीकी, जो हम लोग एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, टीकी का काम होता है, ये इसको कहते हैं पिटा का काम। मतलब इसमें हम दबका लगा के उसको पीटते हैं फिर। अच्छा। और पीटने से उसकी शाइन बढ़ती है और उसका जो ग्लो है। अब मोटिव्स भी हमने इसमें बहुत ज़्यादा, आप देख रहे होगे, बहुत डिफरेंट डाले हैं और थोड़ा सा बायर्स को समझ में आए कि डिफरेंट रेंज हम तैयार कर सकते हैं। अब ये मोटिव कोई चाहे तो अपने कुशन्स पे करवा सकता है, कोई चाहे तो इसको सोफ़ाज़ पे भी करवा सकता है। ये चीज़ सोफ़ा पे नहीं जाएगी, ये जाएगी। तो एलिमेंट्स को ऐसे ही यूज़ किया जाता है। सीक्वेंस हो गया, टिक्की हो गई, कटदाना हो गया, मोती हो गई, ये सब एलिमेंट्स हैं एम्बेलिशमेंट के। ज़्यादातर लोग ट्रेडिशनल पसंद कर रहे हैं या फिर कंटेम्प्रेरी? मिक्स है मैम। ट्रेडिशनल वाले आज भी ट्रेडिशनल पे जाते हैं और कंटेम्प्रेरी जो हैं, जिनको लगता है कि डाइंग आर्ट है और उनको नई चीज़ों पे लेकर आना है, दे लव टू बाय कंटेम्प्रेरी। हम ट्रेड फेयर में आते हैं, ठीक है, कुछ लोग आएंगे, शॉपिंग करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर गुड न्यूज़ टुडे का मकसद ये भी है कि इस तरह के कारीगरों के चेहरे पर थोड़ी स्माइल लाई जाए। स्माइल हालांकि सरकार के प्रयासों की तरफ से आ ज़रूर रही है, लेकिन वही बात जो आपने कही कि अवेयरनेस की थोड़ी कमी है। और दूसरी बात, अगर हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं कि हिंदुस्तान अगर डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है, तो कम से कम यहाँ पर भी इन कारीगरों को उसके साथ रखना चाहिए। आमिर साहब बिल्कुल यही बता रहे हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी तैयार तो है, लेकिन वो चाह रही है, जाहिर सी बात है कि वो चाह रही है कि उस तरह की फैसिलिटीज़ भी उनको मिले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो चलिए अब बात कर लेते हैं केबीसी की। केबीसी में 50 लाख पॉइंट जीतने वाले 15 साल के मानस गायकवाड़ तो आपको याद ही होंगे। मानस 1 करोड़ के सवाल तक भी पहुंचे थे और बिग बी के साथ उनकी गुफ्तगू खूब वायरल हुई थी। अदिति? हाँ, मानस ने सेट पर अपने सपने का खुलासा किया था और गेम में जीते पॉइंट से खारे पानी से पानी को पीने वाला बनाने का स्टार्टअप शुरू करने की इच्छा भी जाहिर की थी। मानस से हमने बात की और समझा कि उन्हें इस स्टार्टअप का आइडिया कैसे आया। 15वां प्रश्न 1 करोड़ पॉइंट्स के लिए मानस आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सवाल जवाब के इस मेगा गेम में मानस के जवाब का सफर भले ही यहीं थम गया, लेकिन इस सवाल तक आते आते मानस ने अपने सपनों को पूरा करने की वो जमीन तलाश ली जो उनके मन में बसा हुआ है। समझो मानस अनिल गायकवाड़ लखनऊ से है। ये ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक, मिड मील, मिनी मील, मेगा मील, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, हर समय
लखनऊ की चिकन बिरयानी खाने के लिए तैयार रहते हैं। 1 करोड़ के सवाल तक पहुंचना मानस के लिए कभी ना भूलने वाला लम्हा था। जिस तरह से अमिताभ से उनका संवाद हुआ उसे पूरे देश ने पसंद किया, लेकिन उससे ज्यादा लोगों को मानस का वो जज्बा पसंद आया जो अमूमन 15 साल की उम्र में बड़ी बात माना जाता है। पंख छोटे मगर इरादे आसमानी उड़ान भरने के। लोगों में आइडियाज तो बहुत होते हैं लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता। मैं चाहता हूँ कि स्टार्टअप कल्चर, एंटरप्रेन्योरशिप, इन चीजों को बढ़ावा मिले। केबीसी में जीते 50 लाख पॉइंट से मानस का सपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने का है। वो खारे पानी से शुद्ध पीने का पानी बनाना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें खुद के 18 साल के होने का इंतजार है। सर मैं फ्यूचर में एक स्टार्टअप खोलना चाहता हूँ सर, जो क्लीन एनर्जी, क्लीन वाटर एंड क्लीन फूड के ऊपर फोकस करता है। तो स्टार्टअप के बाद जैसे मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा, मैं एंजल इन्वेस्टर बनना चाहता हूँ, जो बाकी देश के जो हमारे देश में बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे आइडियाज़ एंड टैलेंट्स होते हैं, बट कहीं ना कहीं उन्हें फाइनेंस करने का मौका नहीं मिलता है। उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अपना हाथ खींच लेते हैं कि हम स्टार्टअप में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत रिस्की होता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं खुद का एक स्टार्टअप खोलूँ, उसके एक्सपीरियंस के बाद मैं दूसरों के स्टार्टअप्स को फंड करूँ एंड इस तरह से मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। सर 2-3 प्रश्न है सर। पहला प्रश्न तो ये था कि सर आपकी जो आप लैंड रोवर वो आप चलाते हो कि आपका ड्राइवर चलाता है? अभी मानस अभी 10वीं क्लास में पढ़ते हैं और पढ़ाई में भी मानस टॉपर हैं। राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा में मानस लखनऊ में शीर्ष पर रह चुके हैं। राष्ट्रीय साइबर ओलंपियाड में भी वो जोनल टॉपर हैं। इतना ही नहीं, उनके नाम क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के कई अवार्ड हैं। सर मेरा दूसरा सवाल ये था सर कि जैसे मैं लखनऊ में रहता हूँ तो मुझे वहाँ के रास्ते याद नहीं है, तो सर आपको ऐसे मुंबई के सारे रास्ते याद है क्या कि यहाँ जाना है तो ऐसे जाना है? अच्छा, कि आपको ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। एक भी रास्ता याद नहीं है मुझे। 15 साल के मानस को 50 लाख पॉइंट के लिए केबीसी में तमाम मुश्किल सवालों से गुजरना पड़ा, लेकिन उनके सवालों से खुद बिग बी के गुजरने का सिलसिला भी कम दिलचस्प नहीं था। मानस ने अमिताभ बच्चन को अपने सवालों से कई बार मुश्किलों में डाला। ऑलराइट मानस, आगे बढ़ते हैं। यस सर। 15वां प्रश्न 1 करोड़ पॉइंट्स के लिए मानस आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आशीष श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे, लखनऊ। तो चलिए, ये तो बात हो गई मानस की, लेकिन अब एक और अच्छी बात हम कर लेते हैं और बात उस एयरपोर्ट की अब करेंगे जिसका इंतजार केवल यूपी ही नहीं बल्कि उत्तर भारत में हर किसी को हो रहा है। नोएडा में बन रहे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, जिसके भूमि पूजन के इंतजार की घड़ियां नवजोत अब खत्म हो रही हैं। बिल्कुल खत्म होने वाली। 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे एशिया के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास और इस मौके पर प्रधानमंत्री एक मेगा रैली को भी संबोधित करने वाले हैं, जिसके लिए सारी तैयारियां जोर शोर से मुकम्मल की जा रही हैं। शानदार, बेमिसाल, यूपी के जेवर में एयरपोर्ट जब बनकर तैयार होगा तब उसकी रंगत कुछ ऐसी होगी। शान ऐसी कि दुनिया के आधुनिकतम हवाई अड्डों की सुविधाएं भी इसके आगे फीकी लगेंगी। $30,000 करोड़ की लागत वाला जेवर एयरपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। साल 2024 के अंत तक जब यहां से विमान उड़ान भरेंगे तब आसमान से नजारा ऐसा ही शानदार दिखेगा। इस तस्वीर को हकीकत में बदलने की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भूमि पूजन कर देशवासियों को शुभ सौगात देंगे। युद्ध स्तर पर यह तैयारी उसी भूमि पूजन के लिए की जा रही है। भूमि पूजन के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी यहां मेगा रैली भी करेंगे। अगले साल होने वाले यूपी चुनाव के लिए बीजेपी जेवर हवाई अड्डे को विकास के मॉडल की तरह पेश करने वाली है, लिहाजा तैयारी बड़ी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को जेवर में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का भूमि पूजन करेंगे और इस वक्त हम लोग ठीक उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर ये भूमि पूजन का प्रोग्राम रखा गया है। ज़बरदस्त चुनावी रैली होने वाली है। आपको ये भव्य स्टेज देख करके उसका अंदाज़ा हो रहा है कितना विशाल का ये स्टेज है और ये जो टेंट बनाया गया है इसका आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने लोग इसमें आने वाले हैं। 1.5 लाख स्क्वायर फीट का ये टेंट है और ये स्टेज इतना बड़ा आलीशान बनाया गया है। जो पूरी जगह आपको दिख रही है इसमें पार्टी ये दावा कर रही है कि 2.5 लाख से ज़्यादा लोग इस बार इस रैली में आएंगे। प्रधानमंत्री की रैली कितनी बड़ी होने वाली है उसका अंदाजा इसके लिए की जा रही तैयारियों से लगाया जा सकता है। करीब 12 लाख स्क्वायर फीट में टेंट लगाया गया है। 12 फीट ऊंचा स्टेज बनाया गया है। स्टेज पर LED स्क्रीन्स लगाए जाएंगे जिसमें बनने जा रहे एयरपोर्ट का 3D वीडियो दिखाया जाएगा। भूमि पूजन के लिए अलग टेंट लगाया गया है। इसके अलावा PM के लिए लाउंज, हेलीपैड, एग्जीबिशन गैलरी भी बनाई गई है। टेंट में 2.5 से 3 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। ये 12.5 लाख स्क्वायर फीट का करीबी कवर्ड पंडाल है। अच्छा। जिसमें PM का लॉन्च अलग है, CM का लॉन्च है, एग्जीबिशन गैलरी है पीछे और हेलीपैड बनने हैं सबके अलग अलग। और इस तरह से और करीब 3 लाख पब्लिक की बैठने की कैपेसिटी का बाहर ओपन एरिया है। कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक बनाने में कोई कसर बाकी न रह जाए, इसलिए यूपी के CM योगी आदित्यनाथ खुद तैयारियों पर नजर रख रहे हैं। देख सकते हैं वहाँ ग्रीन कारपेट और कुर्सियाँ रखी जानी शुरू हो चुकी हैं और जो पार्टी को इस बार चुनौतियाँ मिली हैं किसान यूनियनों के आंदोलन से, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका जो वोट बैंक डिगने की संभावना थी उसको काउंटर करने के लिए विकास का ये मॉडल के तौर पर ये रैली की जा रही है। PM की पहली रैली होगी इतनी बड़ी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये कहना है पार्टी के लोगों का। और जिस तरीके की तैयारियां चल रही हैं उससे साफ है कि इस बार यूपी के चुनाव में विकास को लेकर ही भाजपा एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बन रहा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। जेवर एयरपोर्ट के साथ ही लोगों के सफर को आसान बनाने के लिए 2 शुभ सौगात भी जुड़ गई हैं। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा। जेवर एयरपोर्ट के लिए IGI एयरपोर्ट से भी सीधी कनेक्टिविटी होगी। इस एयरपोर्ट के 2024 तक बन जाने की उम्मीद है। एयरपोर्ट को 4 चरणों में बनाया जा रहा है। पूरे प्रोजेक्ट में करीब 34,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन भले ही 25 नवंबर को होने जा रहा है, लेकिन इसका काम काफी पहले से चल रहा है। भूमि पूजन भी पहले ही होने वाला था, लेकिन PM मोदी की व्यस्तता की वजह से इसे टालना पड़ा। अभिषेक आनंद, जेवर, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं राष्ट्र रक्षा का महासंकल्प, जिसके लिए हमारी सेनाएं हमेशा तैयार रहती हैं। दुश्मन कितना भी शातिर हो, भारतीय सेना दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। क्यों रेखा? बिल्कुल ठीक कहा शगुफ्ता। दरअसल गुजरात में कच्छ की सीमा पर भारतीय सेनाओं का कुछ ऐसा ही पराक्रम नजर आया। यहाँ पर युद्धाभ्यास में सेना, नौसेना, वायुसेना समेत देश की कई सुरक्षा एजेंसियां शामिल हुई। आप भी देखिए इस खास रिपोर्ट में। कच्छ की समुद्री सीमा पर भारत के शूरवीरों ने सागर शक्ति युद्धाभ्यास को अंजाम दिया। पहली बार आक्रामक रुख के साथ सेना और अलग अलग सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभ्यास किया, जिसमें दिखाया गया कि जब हमारे देश पर हमला किया जाता है या दुश्मन देश पर सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है तो हमारे सुरक्षा बल कैसे कार्रवाई करते हैं। एक्सरसाइज सागर शक्ति इस क्रीक सेक्टर में की गई, जिसके अंदर सारी एजेंसीज, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, मैरीन पुलिस, BSF, सभी लोगों ने मिलकर के इसमें काम किया और जो इसके इंटीग्रेशन का इशू था उसको बहुत कामयाब तरीके से एड्रेस किया। सागर शक्ति अभ्यास में सेना, वायुसेना, BSF, नौसेना के विशेष बल मार्कोस कमांडो,
बीएसएफ के मगरमच्छ कमांडो शामिल हुए। 19 से 22 नवंबर तक चले 4 दिनों के इस युद्धाभ्यास में बम विस्फोट, हवाई हमले, दुश्मन की चौकी पर कब्जा, पानी के भीतर हमले का प्रदर्शन किया गया। इस मिलिट्री एक्सरसाइज के जरिए देश के जाबाज सैनिकों ने नए भारत की शक्ति का प्रदर्शन किया और दुश्मनों को निर्णायक जवाब देने की अपनी क्षमता दिखाई। साथ ही विपरीत परिस्थितियों में कैसे मिलकर सामना करना है, इस पर भी सभी सशस्त्र बलों ने एक साथ काम किया। प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उन सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया। जो चैलेंजेस इसमें होते हैं, कोऑर्डिनेशन के चैलेंजेस इश्यूज होते हैं, मल्टी एजेंसीज फंक्शनिंग के अंदर ये होता है हमेशा, उसको एड्रेस करना एक बड़ा अच्छा स्टेप रहा है, बहुत अच्छा स्टेप रहा। और हमने अपने जो वे फॉरवर्ड जो हमें दिमाग में था सबके, वो हमने समझा हमें और क्या आवश्यकता है, उस पर विचार किया गया। ये एक्सरसाइज ऐसे वक्त में किया गया है जब भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं में जबरदस्त इजाफा किया है। चीन और पाकिस्तान से मिल रही चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को सामरिक रूप से संपन्न किया है। सागर शक्ति अभ्यास का मुख्य मकसद ये दिखाना था कि जंग के लिए हिंदुस्तान कितना तैयार है और कैसे सारी एजेंसियां मिलकर दुश्मनों का सामना करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे पंजाब की सियासत इन दिनों ऑटो पर सवार हो गई है। अगले साल 7 राज्यों में चुनाव होने हैं और उससे पहले ही नेताओं ने लुभावने वायदों की झड़ी लगा दी और पंजाब में तो मानो रेस लगी हुई है। जी हाँ, ऑटो वालों को रिझाने के लिए कोई उनके साथ सड़क पे चाय पी रहा है तो कोई ऑटो वालों के घर जाकर डिनर कर रहा है। आइए आपको दिखाते हैं ऑटो वालों का समर्थन पाने के लिए कैसे केजरीवाल और चरणजीत सिंह चन्नी ने कंपटीशन लगाया। सर, मैं दिल से आपको नाइट कर रहा हूँ। जरूर आएंगे आज रात को। ठीक है सर। भगवंत को ले आऊं? सर जरूर। और चीमा साहब, हम तीनों आएंगे। ठीक है सर, बिल्कुल। एक ऑटो वाले ने अरविंद केजरीवाल को डिनर के लिए दिल से इनवाइट किया तो केजरीवाल ने भी लगे हाथों आने का कमिटमेंट कर दिया। केजरीवाल ने अपने वादे को निभाते हुए उसी ऑटो वाले के ऑटो में सवार होकर उसके घर पहुंचे और साथ में डिनर किया। केजरीवाल के साथ भगवंत मान और हरपाल सिंह चीमा भी खाने के लिए पहुंचे। दरअसल पंजाब चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल लुधियाना पहुंचे थे, जहां उन्होंने ऑटो और कैब ड्राइवरों की एक जनसभा को संबोधित किया। इसी दौरान दिलीप तिवारी नाम के एक ऑटो ड्राइवर ने केजरीवाल को डिनर का न्योता दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। सर, मैं दिल से आपको नाइट कर रहा हूँ। जरूर आएंगे आज रात को। ठीक है सर। कार्यक्रम से निकलने के बाद केजरीवाल भगवंत मान और हरपाल सिंह चीमा के साथ दिलीप तिवारी के ऑटो में बैठे और उसके घर खाने पहुंच गए। खाने के लिए आया, मैं, भगवंत मान और चीमा साहब, हम तीनों खाने के लिए आए। बहुत इनके पूरे परिवार से मिले, बहुत अच्छा लगा। इनका बहुत अच्छा परिवार है, जॉइंट फैमिली है और बहुत ही स्वादिष्ट खाना इन्होंने बनाया है, खिलाया आज हमें। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर सभी पार्टियों ने दावों और वादों का पिटारा खोल दिया है। 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मोहल्ला क्लिनिक, महिलाओं के अकाउंट में सीधे 1000 रुपए डालने के ऐलान के साथ केजरीवाल ने दिल्ली में मिली जीत का ऑटो कैंपेन मॉडल पंजाब में लॉन्च कर दिया। वही अंदाज जो दिल्ली में अपनाया आप पंजाब में भी अपनाते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। मेरे ठीक पीछे आप इस ऑटो पर ये जो पोस्टर देख रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है एक मौका केजरीवाल नू, यानी कि अरविंद केजरीवाल को एक मौका दीजिए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पंजाब दौरे पर पहुंचे हैं और लुधियाना में उन्होंने तमाम ऑटो और टैक्सी चालकों से बातचीत की और यहाँ पर जो ऑटो चालक है उन्होंने अपनी परेशानियां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने रखी और उसके बाद ये ऑटो कैंपेन अब पंजाब में शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी को यकीन है कि उनका ये दांव दिल्ली की तरह ही कारगर होगा।
लेकिन केजरीवाल के इस दांव को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी आजमाना शुरू कर दिया है। वो भी उनसे पहले। रात में ऑटो वालों के साथ केजरीवाल के डिनर से पहले सुबह चन्नी ने ऑटो वालों के साथ चाय पीकर उन्हें लुभाने का दांव चल दिया। जैसे आज ऑटो वाले बता रहे थे कि जैसे चन्नी साहब को पता चला कि मैं ऑटो वालों से मिलने आ रहा हूं, तो सुबह सुबह वो ऑटो वालों से मिलने पहुंच गए। अनाज मंडी जाते वक्त चौक पर रुककर चन्नी ने ऑटो वालों के साथ न सिर्फ चाय पी, उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर ही उनके सभी तरह के चालान माफ करने का ऐलान भी कर दिया। साथ ही नए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जल्द जारी करने का भरोसा भी दिया। अब ऑटो वालों का साथ किसे मिलेगा, इसका पता तो समय आने पर चलेगा। फिलहाल तो ऑटो वाले दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के साथ डिनर और टी पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। लुधियाना से पंकज जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात क्रिकेट की कर लेते हैं। T20 सीरीज में न्यूजीलैंड को धोने के बाद अब टीम इंडिया का टारगेट है टेस्ट सीरीज, और सीरीज का पहला मैच होने वाला है कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में, जो कि 25 नवंबर को हो रहा है। शिवांगी, बिल्कुल। और टेस्ट मैच के लिए भारत और न्यूजीलैंड की टीम के सभी खिलाड़ी कानपुर पहुंच चुके हैं, लेकिन होटल पहुंचने पर सारे खिलाड़ियों का जो वेलकम हुआ वो भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आप भी देखिए। घंटे घड़ियाल की धुन, बैकग्राउंड में बजता राम धुन, भगवा गमछा पहनाकर भव्य स्वागत। न्यूजीलैंड की टीम का ऐसा वेलकम इससे पहले पूरी दुनिया में कहीं भी कभी नहीं हुआ। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। अब कानपुर में 25 नवंबर से दोनों ही देशों के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है। सीरीज के पहले टेस्ट मैच के लिए होटल पहुंचे खिलाड़ियों का स्वागत बेहद अलग अंदाज में हुआ। कानपुर पहुंची टीम इंडिया के खिलाड़ियों के स्वागत में भगवा रंग का असर नजर आया। होटल पहुंचने पर सभी खिलाड़ियों का पहली बार भगवा गमछे से स्वागत हुआ। इस दौरान एक बात और खास रही, होटल के साउंड सिस्टम पर घंटे और घड़ियाल के साथ राम भजन की ध्वनि गूंजती रही। जिस तरह राम राज, क्योंकि हम लोग अयोध्या से लिंक्ड हैं, तो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, तो उनको एक फील देने की हम लोग ने होटल ने कोशिश की है कि वही माहौल हम लोग बना रहे हैं कि जैसे ही टीम आएगी, और प्लस उनको सैफरन शॉल्स, क्योंकि अभी पहले हम लोग पहनाते थे उनको, अब क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से, कोविड की और बायो बबल के हिसाब से उनको हम लोग गिफ्ट दे रहे हैं। वैसे इस तरह का स्वागत पहली बार देश में नजर आया है। कीवी टीम के खिलाड़ी बस से उतरते ही स्वागत के हर पल को कैद करते नजर आए। मैच से पहले इस तरह का वेलकम कीवी प्लेयर्स को भी भा गया। रंजित सिंह, कानपुर, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन चाय पर चर्चा में हम आपके लिए ढेर सारी और डिशेस लेके आने वाले हैं। खबरों वाली कहीं जाइएगा नहीं। अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस WhatsApp नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। कौन है वो जो न्यूज को गुड न्यूज नहीं बनने देते? कौन है वो जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते हैं? कौन है वो जो उपलब्धियों पर जश्न नहीं मनाते हैं? हम ढूंढ कर लाएंगे उन चेहरों को, गुड न्यूज के गुनहगारों को। मैं आशुतोष चतुर्वेदी पूछूंगा उनसे 7 सवाल, सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज, और जो बदल दे आपका नजरिया।
हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। इंटरेस्टिंग है ना, एक ग्लास को इस तरह से देखना। क्या नजर आ रहा है आपको? ग्लास मुझे तो आधा भरा लग रहा है, आपको क्या लगता है? आधा भरा हुआ है। आपको? मुझे तो आधा ग्लास फुल ही नजर आता है। अपना अपना नजरिया और अपनी अपनी सोच। GNT यानी गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस WhatsApp नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं आनंद भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस WhatsApp नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस WhatsApp नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। कौन है वो जो न्यूज को गुड न्यूज नहीं बनने देते? कौन है वो जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते हैं? कौन है वो जो उपलब्धियों पर जश्न नहीं मनाते हैं? हम ढूंढ कर लाएंगे उन चेहरों को, गुड न्यूज के गुनहगारों को। मैं आशुतोष चतुर्वेदी पूछूंगा उनसे 7 सवाल सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। इंटरेस्टिंग है ना, एक ग्लास को इस तरह से देखना। क्या नजर आ रहा है आपको? ग्लास मुझे तो आधा भरा लग रहा है, आपको क्या लगता है? आधा भरा हुआ है। आपको? मुझे तो आधा ग्लास फुल ही नजर आता है। अपना अपना नजरिया और अपनी अपनी सोच। GNT यानी गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस WhatsApp नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं आनंद भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर।
क्षेत्र में हिंदुस्तान में खूब प्रयोग हो रहे हैं। जिन चीजों को लोग बेकार समझते हैं उनसे भी खूबसूरत कलाकृतियां बनाई जा रही हैं। ऐसी ही बेजोड़ कलाकृतियां दिल्ली में भी बनाई जा रही हैं। शिवांगी बताओ इस बारे में। बिल्कुल, आमतौर पर लोग कपड़ों की कतरनों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो इन कतरनों को ऐसा खूबसूरत आकार देते हैं जो आपके घर की खूबसूरती में चार चांद लगा देगा। जिसे लोग समझते थे बेकार, उससे कलाकृति बनी शानदार। ये कतरन से मुकम्मल कलाकारी है। कपड़ों की कतरन को बेकार समझने वालों के लिए ये कलाकृतियां आंखें खोलने वाली हैं। यह है सपना कर्ण, जो 2016 से कतरन से पेंटिंग बना रही है। कतरन से पेंटिंग बनाने का ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, इसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। कतरनों को कचरे के ढेर में फेंकने की जगह इनसे आर्ट वर्क तैयार करने का ख्याल आया। इसकी प्रेरणा उन्हें अपनी दादी, नानी और माँ से मिली। राजस्थान के गांव में उन्होंने कई लोगों को ऐसा करते देखा और सोच पक्के इरादे में बदलती चली गई। मेरे घर में प्रैक्टिस होती थी कि जो वेस्ट फैब्रिक है या पुराने फैब्रिक है उनसे दरी बनाना, या घर में जो भी डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट है, यूटिलिटी ऑब्जेक्ट है, वो सब बनाना। तो वो सब मेरे अंदर ही था कहीं ना कहीं। लेकिन जब मैं राजस्थान गई तो मैंने वहाँ पे बहुत सारा रिच टेक्सटाइल देखा और वहाँ के बच्चों को देखा जो कि बहुत कुछ अलग सा कर रहे थे, उससे मास्क बना रहे थे, उसमें वो पेस्ट कर रहे थे। और जब मैंने देखा कि वो सारे फैब्रिक जो वो एक साथ जॉइंट कर रहे थे, तो उसका जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो एक पेंटिंग की तरह था। तो जब मैं वहाँ से वापस दिल्ली आई और जब मैंने प्रयास में ये इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया और वहाँ के जेल के बच्चों के साथ ये जो फैब्रिक से पेंटिंग बनाने का सिलसिला है, वहाँ से 2016 में शुरू किया। कतरन से आर्ट वर्क तैयार करना आसान नहीं था, लेकिन सपना ने एक बार ठान लिया तो ठान लिया। वो दर्जी की दुकान से कपड़े की कतरन लाकर रंगों की एक अलग दुनिया सजाने लगी। ये सिलसिला आज भी जारी है। मैंने जब इतने सारे चटकीले रंग देखे और इतना सारा टेक्सटाइल देखा और वो सारा वेस्ट होता था, तो मेरा जो आकर्षण है वो गया कपड़ों की तरफ। तो मैंने इसको अपना माध्यम बनाया 2016 से और मैं 6 साल से कपड़ों के साथ काम कर रही हूँ। खास बात यह है कि सपना महिलाओं के चित्र ज्यादा बनाती हैं। इसकी वजह है कि वो महिलाओं की भावनाएं महसूस करती हैं, उनका मन समझती हैं, इसीलिए अपने किरदारों से जुड़ाव भी पाती हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं उनके साथ मिलके कुछ क्रिएट करूँ इनकी स्टोरी पे और एग्जीबिशन करूँ भारत के अलग अलग राज्यों में। कतरन से पेंटिंग्स बनाने के कई फायदे भी हैं। सपना का मानना है कि जो बच्चे पेंटिंग के लिए रंग नहीं खरीद सकते, वो कपड़े की कतरन से अपने सपने आसानी से पूरा कर सकते हैं। श्रुतिका, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया पर सितारों की हलचल। फिल्म और टीवी कलाकार सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं। उनके नए नए वीडियोस फैंस का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और अपने चहेते सितारों के कुछ वीडियोस चलिए आप भी मेरे साथ देखिए। अगर कोई आप पे पत्थर फेंके तो आप उस पे फूल फेंको गमले के साथ। हम पागल नहीं है भाई। सबर कोई कमजोरी नहीं होती, ये वो ताकत है जो हर किसी में नहीं होती। भाई कितनी शर्मीली होती हैं यार लड़कियां। क्यों भाई? मैं जिसको भी प्रपोज मारता हूँ वो अपनी डीपी गायब कर लेती है, ब्लॉक कर देती हैं तुझे। मैंने वाइफ से वादा किया था कि जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन घर पे बैठ के फिल्म देखेंगे टीवी पे। अब वो चली गई अमृतसर 10 दिन के लिए। टीवी तो क्या रिमोट पकड़ने का भी मन नहीं है, इसलिए थिएटर में आया हूँ सूर्यवंशी देखने।
तो दोस्तों अब हम आ गए हैं जिम में। अभी हम जिम करेंगे। सबसे पहले मैं करूंगा ट्रेडमिल 1 या 2। क्या बात कर रहे हो, 1-2 घंटे? नहीं 1-2 मिनट, फिर 3 मिनट तक मैं साइकिलिंग भी तो करनी है। तो थक नहीं जाओगे फिर? नहीं फिर छुट्टी भी तो करनी है। बोल, वो अफजल गली में मेरे को बहुत मारा। ऐसा क्या? हाँ, तेरे को मारा? मेरे को मारा। सब अपुन के आदमी के ऊपर हाथ उठाया? हाँ भाई। अल्लाह देखता हूँ मैं अभी उसको फोड़ता हूँ। कौन मारा तेरे को? भाई वो उसका नाम सुल्तान खंजर है भाई। अच्छा, वो सुल्तान खंजर जिसने अब्दुल गली में पके के हाथ पैर तोड़ा लेते? बराबर भाई, वही जिसने हवलदार लोग को उल्टा लटका के ठोक डाला था? एकदम वही से भाई। वही सुल्तान खंजर जिसने अपना वसूली में चोरी की वजह से अपने कजिन का हाथ काट दो भाई। वही से मैं क्या बोलता छोटे, महात्मा गांधी ने अपने को अहिंसा का रास्ता दिखाया है, उसी पे चलते ना अपन। ये कैसी बात कर रहे हो भाई? मैंने उसको आपका नाम बताया तो उसने 4 झापड़ और मारा। मैंने तो बोल दिया भाई उसको, तेरे अंदर दम है तो आके भाई से लड़के दिखा। ऐसा बोलो तू? हाँ। सुन छोटे, मेरे को ना बहुत अर्जेंट काम है, मैं अभी आता हूँ। तू इधर ही चले, इधर ही चले। भाई मेरे को मारेगा भाई। अब देखिए, जाने का मन नहीं करता होगा ना, टीवी के सामने से हिलने का मन नहीं करता होगा क्योंकि चाय पे चर्चा है। लेकिन देखिए, कल फिर से आएंगे आपके सामने। बिल्कुल, कल फिर शाम 5 बजे आपसे मुलाकात होगी, ढेर सारी अच्छी और नई खबरों के साथ। जी हाँ, सर्दी बढ़ रही है, आप अपना ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। और पॉजिटिव न्यूज़ के लिए बस एक ही मंच है और वो है गुड न्यूज़ टुडे, जहां पर हम हर रोज अच्छी खबरें लेकर आते हैं। और हमारी मुस्कान तो आपके साथ रहती है, जो आपको पॉजिटिव रखती है। तो देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।